जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज की क्लास की बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं पिछले क्लास की तरह। अगर पिछले क्लास का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और 100 क्वेश्चनों का जो है न्यू सेट के साथ प्रत्येक दिन जो है 100 क्वेश्चनों का फुल एनालिसिस कराया जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट है जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि, यानी कि आने वाले न्यू वैकेंसी बिहार दरोगा की बात करें उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी एग्जाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बात करते हैं साथ ही साथ 69th बीपीएससी के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो भी सेट होता है सारे के सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि सारे क्वेश्चनों का जो है फुल एनालिसिस, यानी कि पूरा जो है पोस्टमार्टम करने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन की। तो आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। क्या करता है? जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक्स्ट्रा डोज करना चाहते हैं, तो वो हम एक्स्ट्रा डोज करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आज थोड़ा जुकाम हो गया है तो मैनेज कीजिएगा। थोड़ा आवाज़ भी चेंजेस आपको लगते होंगे। तो क्लास हम चाहते हैं कि बंद नहीं हो, तो इसके लिए हम कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले में थायराइड ग्रंथि है जो कि एच आकार का है। अब बात करते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से हम जानेंगे। तो बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि की। तो इसमें यहाँ पे दिया गया उपनाम क्या है? इसका उपनाम जो है अपटू ग्रंथि कहा जाता है और इसका आकार एच व तितली नुमा आकार होता है। बात करते हैं हार्मोन की, तो यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन निकलते हैं। बात करते हैं यह जैविक क्रिया का नियंत्रण भी करती है। कौन? थायराइड ग्रंथि। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कही जाती है। और स्थिति की बात करती है गले में स्थित है, ये आप ध्यान से देख चुके हैं। और यह क्वेश्चन जो यहाँ से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं यकृत की। तो यकृत की हम बात करें तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन की हम बात करते हैं 1.5 से 2 केजी इसका वजन होता है। और यकृत की बात करते हैं, यकृत कोशिका हेपेटिक कोशिका होती है। अब यकृत का अध्ययन की बात करते हैं हेपेथोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान की क्षमता किसमें होती है? यकृत में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यकृत में 2 पालियाँ होती है और यकृत पालिका यकृत की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब बात करते हैं यकृत की। यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं, यह है हमारा यकृत जो हमारे पेट के अंदर में स्थित रहता है। ये पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की। तो विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में अमेरिका का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर जो है को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया। यानी पूरे वर्ल्ड में जो है 1 नंबर पर फ्रंटियर है कंप्यूटर के सुपर कंप्यूटर के मामले में। अब बात करते हैं सेकेंड स्थान किसका है? तो सेकेंड स्थान सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के मामले में फुकाकू है जो कि जापान का है। अब भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम सिद्धि एआई है, जो कि विश्व में इसका स्थान 111वां स्थान है। बात करते हैं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर की, तो परम क्या है? परम 8000। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपको नोट कर लेने हैं सारे से। परम 8000। बात करें सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश की बात करें तो अमेरिका है। और सर्वाधिक कंप्यूटर के मामले में भारत का स्थान की बात करें तो 19वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं सेट को स्टार्ट करते हैं नए सेट की। तो चलिए तो दोस्तों आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का न्यू सेट है और इससे पहले वाला 2, देखिए ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले वाला 2 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारी वहाँ पे टेलीग्राम में शेयर की जाती है, तो ज़रूर जुड़ा टेलीग्राम से। और आप वीडियो भी जो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसका जो है हम चाहते हैं कि पूरा सोल्यूशन देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सके। तो बात कर लेते हैं मायोग्लोबिन में
कौन सी धातु पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन की हम बात करें तो इसमें धातु की, तो इसमें पाया जाता है लोहा। क्या लोहा पाया जाता है? लोहा। लोहा की हम बात करें तो संकेत क्या होता है? Fe, और इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि चांदी होगा Ag, इसका परमाणु क्रमांक की बात करते हैं 47 होता है। और Au यानी कि सोना की हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। ये आपको नोट कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग क्यों होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं इसमें क्या प्रयोग होता है? प्लास्मिड, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन नहीं है, क्योंकि इसका हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की डी हो जाएगा। नाइट्रोजन की हम बात करें 78% जो वायुमंडल में पाया जाता है। बात करते हैं गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए जो है पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहाँ होती है? तो यानी कि क्वेश्चंस कह रहा है का ऑक्सीजन जो है कहाँ पे नहीं पाया जाता है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की हम बात कर लेते हैं जब फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन होना है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वाष्पन आपको पता है, किसी द्रव को वाष्प में बदलना तो वाष्पन कहलाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है, तो साबुन ग्रीज की हम बात करते तो क्या हटाता है? तो पाइसीकरण विधि द्वारा हटाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर की हम बात करें तो इसमें गैस प्रयुक्त होती है ब्यूटेन। अब बात करते हैं एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन दोनों पाया जाता है। एलपीजी की हम पूछें तो बात करें तो इसका ट्रिक यानी कि एलपीजी यानी कि बाप, इसका ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाप। तो बो से होता है ब्यूटेन, पी से होता है पॉसे प्रोपेन, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत की हम बात करते हैं यह लैंगिक जनन पर आधारित है। अब बात करते हैं प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि तैयार होता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, सोने को घोला जाता है, तो सोने को किसमें घोला जाता है? आपको भी पता है, सभी को पता है। इसको जो है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है, जिसको अम्लराज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी 3:1 जो है इस तरह के अनुपात में घोला जाता है। बात कर लेते हैं खेत में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो कौन सी मात्रा निर्दिष्ट करती है? तो इसका आंसर की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं वो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं, यानी कि 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टमीटर की हम बात करें तो आदर्श वोल्टमीटर का जो है प्रतिरोध क्या होते हैं? अनंत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट का प्रकाश की हम बात करते हैं यह निर्भर किस पर करता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूब का शीशा पर निर्भर करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का हम बात करते हैं क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं ये गतिज ऊर्जा यानी कि 1/2 mv² होता है, यानी कि ½ mv² होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वाशिंग सोडा की हम बात करते हैं यह किसका सामान्य नाम है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का नाम है। वाशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, और खाने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो धोने वाला सोडा की हम बात करते हैं इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ये होता है क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में NaCl NaOHCO3 होता है। NaOHCO3 जो होता है ये होता है खाने वाला सोडा। ये आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया है सूची 1 सूची 2 को मिलान करने हैं। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो मिलान ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दिया गया है। आदिनाथ यानी कि ऋषभदेव का जो है चिन्ह है तीर्थक का, ये प्रथम तीर्थंकर है और इसका जो है प्रतीक लक्षण क्या है, ऋषभदेव। मल्लीनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ का क्या होगा, ये मल्लीनाथ का जो है सर्प हो जाएगा, यानी कि जल कलश है। पार्श्वनाथ की हम बात करते हैं, इसका सर्प हो जाएगा और संभवनाथ का अश्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, तो वह कहाँ पे स्थित था, लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है देवबंद आंदोलन, यानी कि यूपी में जो देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत का रहा था उस समय यूपी। अब बात करते हैं में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। देवबंद की हम बात करें तो यह आंदोलन जो है 1866 ईस्वी में आरंभ हुआ था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, गीत में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था। तो महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो ये कब चुना था, कलकत्ता अधिवेशन में चुना था। तो कलकत्ता अधिवेशन की हम बात करें तो इसमें कौन अध्यक्ष थे, ये महिला अध्यक्ष बात करें, इसको कमेंट करके आपको बताने हैं। आप वही बात करें तो ये बात और आपको नोट कर लेना है। तो महिला अधिवेशन की हम बात करें तो किस अधिवेशन में अब तक में जो है, मतलब कांग्रेस में कुल 3 महिला जो है अध्यक्ष अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी, 3 महिला। अब कब चुनी गई थी, कौन कौन, ये आपको नोट कर लेना है। तो 17 में आप अगर 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 25 में हम बात करते हैं 1925 में जो है, तो अधिवेशन में जो 1925 अधिवेशन का अध्यक्ष था किसने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। अब फिर 25 में जो है 8 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1933 हो जाएगा। इसमें क्या है, तो नलिनी सेनगुप्ता जो है ये अध्यक्ष चुनी गई थी, महिला अध्यक्ष। कुल 3 बार अब तक महिला अध्यक्ष बनी है कांग्रेस में, ये भी आपको नोट करने हैं। तो इसमें नलिनी सेनगुप्ता बनी थी 1933 में, 25 में सरोजिनी नायडू। अब 17 में बात करते तो ये कौन बनी थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो यह शिष्य की हम बात करते हैं ख्वाजा उस्मान हारूनी की शिष्य थे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट की, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो हम बात करते हैं किसने समर्थन का प्रस्ताव यानी कि विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। यह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगर डेट पूछे तो 3 जून 1947 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 जून 1947 में ये डेट आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो शीर्ष बिंदु की बात करते तो ये जहांगीर के समय में, ये चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था और खुद चित्रकारी करने में बहुत ही माहिर था, खुद से स्वयं भी। अब इसके दरबार में जो है बिशन दास हुआ और कई सारे थे जो को ध्यान नहीं है तो ना, मतलब चित्रकार थे। मनोहर था, बिशन दास था, एक और क्या था, मतलब ये ध्यान नहीं है। ये सारे के सारे फेमस थे इसके दरबार में। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, जहांगीर के काल को। अब वही बात करते हैं कि जहाँ शाहजहाँ को स्थापित कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। हिंदी के स्वर्ण काल जो है कि अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर एक मुगल शासकों में सबसे यानी कि मूर्ख शासक था अकबर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं क्या था, हुमायूं जो था ये ज्योतिष पे विश्वास करता था और सप्ताह में 7 दिन जो है कपड़े बदलते थे और इसका जो मृत्यु सीढ़ी से गिरकर हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की हम बात करें तो ये JB कृपलानी था। बात करते हैं वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह है कौन सी प्रथा। तो हम बात करते हैं यह प्रथा कौन सी थी, तो यह रेतबाड़ी प्रथा था, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेतबाड़ी प्रथा की महलवाड़ी की मैकेंजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। महलवाड़ी प्रथा रेतबाड़ी की मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा रेतबाड़ी प्रथा की शुरुआत करी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है।
तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की बात करते तो ये कहाँ पे मिलता है? हम्पी में मिलता है। कहाँ पे? हम्पी में। कब किया गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में हरिहरम बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। बात करते हैं निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा की हम बात करते हैं, यह प्राप्त होता बनवाली से। कहाँ से? बनवाली से। और यह कहाँ पे मिलता है? थी बनवाली, जो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में स्थित। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और धौलावीरा से जो है क्या हुआ था? जल के भी प्रमाण मिले थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन की बात करते हैं तो राइट आंसर ये हो जाएगा। कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था 1936 में। बात करते हैं लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया था। तो मारा था किसने? उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया गया था। और सर्वाधिक बात कर लेते हैं श्रावस्ती में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन की झोपड़ा की बात करते हैं, ये एक क्या है? मस्जिद था। क्या था? मस्जिद। बात करते हैं शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया था? सैडलर 100 से सैडलर 100 से 17, इसे आपको याद रखना 1917 में। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा की हम बात करते हैं, कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं इडेपिक जो है मृदा से संबंधित है। अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो न्यूनतम है तो किस राज्य में था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो हरियाणा में। ये आपको ध्यान रखना है। अधिकतम कहे तो केरल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। वन आवरण के मामले में भी हरियाणा सबसे पीछे है, यानी कि लास्ट में है, कम है। बात करें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस की हम बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। यानी कि 22 तारीख जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो 22 मार्च को हम बात करें तो ये पृथ्वी दिवस यानी कि बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ये आपको नोट कर लेना है। 22 मार्च यानी कि जल और बिहार दिवस। या भी 22 अप्रैल को हम बात कर लेते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अप्रैल पृथ्वी दिवस। ये भी आपको 3 डेट हो गया ना। एक चौथा हो गया 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये 4 डेट है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 4 में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग की बात करते हैं, इनमें से कौन है? तो मीथेन है। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो पर्यावरण प्रदूषण की बात करें नाभिकीय ऊर्जा से होता है, सौर ऊर्जा से नहीं होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। पेट्रोलियम से होता है, कोयला से होता है। तो राइट आंसर बी होगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा की हम बात करें तो यह निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। किसमें? वायुमंडल पर नमी पर। बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं खेत में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो यह जो प्रयोग की जाती है कौन सा जलमार्ग जो प्रयोग की जाती है? लुडविग्स जलमार्ग जो है प्रयोग की जाती है। बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने हैं तो इसका राइट आंसर की यहाँ पे जनजाति और क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं, कौन से राइट आंसर इसका हो जाएगा। जुकाम जो हो गया है काफ़ी परेशान कर देता है। जुकाम सीजन ही चल रहा है, थोड़ा इधर उधर होने के बाद जुकाम काफ़ी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मिलान करने हैं तो देख लेते हैं इसका मिलान करके। तो खिरगिज की एनू की हम सबसे पहले जो जान रहे हैं उसको मिलान। एनू जापान में पाया जाता है, बद्दू अरब में पाया जाता है, बुशमैन कलाहारी क्षेत्र में पाया जाता है, खिरगिज मध्य एशिया में पाया जाता है। तो इस तरह आपको राइट आंसर की हम बात करें तो ये मिलान कर रहे हैं। डी का 2, 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं अनामुदी है। अनामुदी है तो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है अगर पूछ ले तो क्या जवाब देंगे? इसकी लंबाई की बात करें तो 2694 मीटर है।
और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की ये चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, गीत में कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है कौन? हेलिक्लाइन, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अगर की गंगा कहे तो कावेरी, ऐसे दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी। दक्षिण गंगा कहे तो गोदावरी और दक्षिण की अगर लग जाए तो ये कावेरी, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे ज्वालामुखी और चट्टान दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो जैसे हम बात कर लेते हैं इसको मिलान करके, तो हम बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो एक का क्या होगा? सबन काया की हम बात करते हैं पेरू में है। एटना की बात करते तो कहाँ पे? इटली में है। माउंट एटना ज्वालामुखी की बात करते हैं। कोलिमा की बात करते हैं ये कहाँ पे है? मैक्सिको में है। मेरापी की बात करते हैं इंडोनेशिया में है। तो इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको सुमेलित नहीं है चुनने। नाथुला दर्रा की बात करते तो ये पहला ही गलत हो जाता है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। ये आपको ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल में, पालघाट केरल में। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलान करने के लिए फिर दिया गया, तो मिलान की हम बात करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ झील है, एक तरफ नगर है, तो झील और नगर से आपको मिलान करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसको मिलान कैसे करने हैं। तो इसको मिलान करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ईरी क्या है? डेट्राइट है। कहाँ पे? ईरी डेट्राइट है। और मिचिगन की बात करते तो ये जो है बेरी है। और ओंटारियो की बात करें तो कहाँ पे है? तो ओंटारियो जो है मेंटल में है और सुप्रियर जो है डुलूथ में है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी? तो इसकी हम बात करें तो यह जो है चाय की खेती होगी। एक तरह से और क्वेश्चन ये घुमा के पूछा जाता है, यानी कि किसकी खेती के लिए काफ़ी वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु मतलब कि जल की आवश्यकता होती है, मगर जल की जमाव की आवश्यकता नहीं होती थी चाय में। अगर वर्षा मतलब कि जल की जमाव प्लस वर्षा दोनों अगर दिया हुआ रहे तो उसमें धान की खेती हो जाएगा। धान में अगर जल की आवश्यकता होती है मगर जल के जमाव की आवश्यकता नहीं हो तो ये चाय की खेती होती है, क्योंकि पहाड़ी ढलानों पर जो है इस प्रकार की खेती किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो चाय बागान की हम बात करते हैं कानन देव पर है, दार्जिलिंग में है, नीलगिरी में है। लेकिन यहाँ बात करते हैं गिरनार में जो है ये चाय बागान नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी होगा। अब बात करें निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार की अंश की हम बात करें तो भुवन पहाड़ी जो मेघालय पठार का अंश नहीं है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध कौन सा है? तो सूचीबद्ध की हम बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये सूचीबद्ध है, और समान नागरिक संहिता ये भी सूचीबद्ध है। छोटे परिवार का मानदंड ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब दिया गया है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो मौलिक अधिकार भी है, तो ये शिक्षा का अधिकार है, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। 11वां यानी कि 11वां मौलिक अधिकार जो के रूप में 2001 में इसे 2 में यानी कि 2 में जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये उपलब्ध है। अब बात करते हैं, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होगा। तो यह बराबर हो जाएगा किसके? राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो हम बात करते हैं यह जो पेश किया गया था 2011-12 के जो बजट में पेश किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा।
भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में हम बात कर लेते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर की बात करें तो सी इसका राइट आंसर होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है होगा, तो द्वितीय हरित क्रांति की हम बात करें तो संबंध जो है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। किस देश को की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो येलो बुक की हम बात करें तो ये फ्रांस को कहा जाता है। किसको? फ्रांस को। अगर व्हाइट पेपर की बात करें तो भारत और ब्रिटेन की जो है व्हाइट पेपर है। ग्रे बुक की बात करें तो ये बेल्जियम का है। इस तरह की बहुत सारे बुक है जो आपको मेन याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। तो 2 अक्टूबर की हम बात करें तो अक्टूबर 2000 यानी कि 1959 में 2000 नहीं सॉरी इसमें 1959 में पहली बार जो है राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। और दूसरी बार पंचायती राज जो आरंभ किया गया था आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। पहली बार राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री उस समय था, उसके द्वारा जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। और दूसरी बार जो है आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव की हम बात करें तो यह किया जाता है किसमें, तो एकल हस्तांतरणीय द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 55 आर्टिकल के द्वारा जो है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव पर किया जाता है। अब बात करते हैं नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। तो औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं जनसंख्या की, तो क्या है, तो यह जो है कमी का रुख दिखाती है। किसका? कमी का रुख दिखाती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो 6 से 14 वर्ष तक जो है भर्ती के लिए पात्र है। अब बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। तो यह जो है गुजरात में प्रारंभ किया गया है। अब बात करते हैं ट्राइसम योजना एक कार्यक्रम है। तो ट्राइसम योजना की हम बात करें यह एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास की। किसका? ग्रामीण विकास की। इसकी शुरुआत पूछी तो कब हुआ था? 1979 में जो है इसका शुरुआत किया गया था। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो इसका प्रवर्तक की बात करते हैं स्टेट बैंक है, LIC और GIC है, IDBI है। तो इसका राइट आंसर की बात करते तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें तो साख पत्र दिया जाता है। तो साख पत्र की हम बात करते यह दिया जाता है तो यह एक आयतकर्ता द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो 4% का जो है लक्ष्य रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की। तो हम बात करते हैं यह जो गणना की थी BKRB राव के द्वारा पहली बार वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। बात करते हैं हित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है स्टाम्प शुल्क किया जाता है। अब बात करते हैं भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो बात करते हैं यह कपड़ा के निर्यात से कमाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। तो दामोदर नदी की हम बात करते हैं यह किससे निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं इसका राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए कहा गया यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं मिलान की, तो चलिए हम मिलान कर ही लेते हैं इसको। अब बात कर लेते हैं कि खनिज की बात करें तो यह जो है यह क्या है समाप्त होने वाली है। क्या है? यह समाप्त होने का युग है। अब वही बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा की, तो यह जो है यानी कि यह जो हम बात करते हैं असमाप्त होने वाला यानी कि समाप्त कभी नहीं होने वाला है। अब बात करें बायो गैस की, तो यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बात करते हैं वन आरोप की बात करें तो यह जो है वर्षा है। वन है तो वर्षा भी होती है, नहीं है तो वन अपरोपण ये वर्षा से संबंधित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है।
तो सामुद्रिक व्यापार मार्ग की बात करें सबसे व्यस्त की तो उत्तरी अटलांटिक है। अगर बात करते हैं मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्त नहर स्वेज नहर है और दूसरा सबसे व्यस्त नहर पनामा नहर है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है तो शीर्ष देश की बात करें तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है यह जो है पूरे वर्ल्ड में जो 20% कहवा का उत्पादन अकेले करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा की बात करें तो यह जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे स्थित है काजीरंगा अभ्यारण्य, तो ये असम में स्थित है। जूमिंग करते हैं तो जूमिंग की बात करें तो यह एक प्रकार का स्थानांतरण कृषि है जो कि खासी जनजाति द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यह जो है कृषि पहाड़ी ढलान पर होती है, ये आपको ध्यान रखना, इस प्रकार के ढलाने होते हैं उस पर किया जाता है। अब बात करते हैं खेत में से कौन सा एक गर्म सागरीय धारा है। गर्म सागरीय धारा की बात करें पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जो है गर्म सागरीय जलधारा है, यानी कि गर्म जलधारा है। बाकी ये ठंडी, ये भी ठंडी, ये भी ठंडी जलधारा है। बात करते हैं विश्रामपुर जिनके खनन के लिए प्रसिद्ध है हुआ है। तो विश्राम की हम बात करें विश्रामपुर की तो यह एक कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए कोयला खनन से संबंधित है। अब बात करते हैं खित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो हम बात करते हैं इसका लाभ जो है एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। चंबल घाटी परियोजना के द्वारा एक से अधिक राज्यों को लाभ होता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी से हम बात करते हैं सटी पहाड़ियां तो कार्डमम पहाड़ियां हैं जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 10 पुरुष 10 वर्ष पूर्व राम की आयु और मोती की आयु से आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो इसकी वर्तमान आयु का योग की बात करें तो 35 इसके वर्तमान आयु का योग हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। प्रचुर मात्रा की बात करें तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है। तो खट्टे स्वाद के लिए प्रसव भाग में और मीठे स्वाद के लिए अगले भाग में होता है। ये ध्यान, मध्य भाग में कोई स्वाद ही यानी कि मध्य भाग जो है स्वादहीन होता है, ये भी ध्यान रखें। और पुरुषों के तुलना में स्त्रियों में स्वाद कलिकाएं जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग की बात करें तो भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्यों माना जाता है। तो इसलिए माना जाता है कि इसकी हम बात कर लेते हैं तो यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अब बात करते हैं गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो वसा की प्रचुरता होती है। भगवान महावीर की प्रथम शिष्या थी। तो प्रथम शिष्य की बात करें तो यह जमाली, उसका जमाली ही था उसका प्रथम शिष्य। दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर की हम बात करें यह हुगली की सहायक नदी है। अब बात करते हैं जब किसी पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो आयतन के समान में पानी को विस्थापित कर देता है। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए हो पास होने के लिए अनिवार्य न्यूनतम अंकों से 50 कम थे। प्रश्न पत्र में पूर्णांक होंगे। तो प्रश्न पत्र में हम बात करते हैं कितने पूर्णांक के होंगे। तो इसका हम चलिए दोस्तों हम यानी कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहते हैं, अगर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। हम इसे अगर करते हैं तो इसे भी और ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम नई रणनीति के साथ जो है जैसे ही दरोगा का न्यू वैकेंसी की नोटिस आएंगे तो उसी तरह हम जो है नई रणनीति के साथ ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और लाइव क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास हम शुरू करेंगे। तो बस आप लोग जो है अपना काम करते रहें, हम भी अपना काम करते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं 50% की तो हम 0.5% लिख सकते हैं। 0.5% बराबर क्या है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अगर 0.5% बराबर 100 है तो इन दोनों को गुना कर देंगे
तो 1% यानी कि इसको x मान सकते हैं या 1 मान सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक निर्माता किसी मशीन को 20% के लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है, तो थोक विक्रेता 10% के लाभ के साथ खुदरा विक्रेता को 15% लाभ बेच देता है। खुदरा विक्रेता लाभ की मशीन को 455.40 में ग्राहक को बेचता है, तो निर्माता का लागत क्या होगा, तो निर्माता का लागत होगा कितना, तो इसका लागत जो है 300 रुपया होगा। अगर इसको लाभ की हम बात करें तो मशीन को 20% लाभ पर बेच देता है, तो 20% का लाभ क्या होता है 5 से 6 हो जाता है। अब थोक विक्रेता को 10% लाभ पर क्या होता है 10 से, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। फिर 15% लाभ पे बेचता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 15, हाँ बट ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल 5 दिया 15 20 25 यानी कि 20 से 23 हो जाएगा। उसी तरह जो जब 23 हो जाएगा तो इसको कैलकुलेशन कर लेने हैं, तो कैलकुलेशन करके जो है तो इनका जो योग करके होगा तो इसका मान यहाँ पे ये दिया गया है, तो उसी का जितना गुना ये होगा उतना गुना इसको कर दीजिएगा, 300 निकल जाएगा। अब बात करते हैं डुरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। पहले दिया गया करती थी, पहले जो अफगानिस्तान के साथ करती थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में है तो पाकिस्तान यानी कि अपना बेटे के साथ और अफगानिस्तान के साथ जो है डुरंट लाइनें हैं। अब भारत पाकिस्तान की बात करें तो उसमें रेड क्लिफ लाइन रेखा है। बात करते हैं मैकमोहन का भारत और चीन के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। गीत में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह मत की हम बात करते हैं बड़ा मिहिर की मत था। बात करते हैं मौलिक अधिकार के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण की बात करते हैं अनुच्छेद 14 है। अब बलात्श्रम की बात करते हैं अनुच्छेद 23 है। अस्पृश्यता की अंत की बात करते हैं अनुच्छेद 17 है, और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अब बात कर लेते हैं प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो हम बात करते हैं जीवी मावलंकर के द्वारा जो खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, ये आपको ध्यान रखना है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। अब बात करते हैं कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था, तो कनिष्क ने हम बात करते हैं यह जो प्रोत्साहन दिया गया था किसको दिया गया था महायान बौद्ध धर्म को। कैसे याद रखना है, क से कनिष्क, म से महायान, कम ऐसे करके याद रखना है। कनिष्क महायान धर्म को यानी कि महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया था। मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी, तो 1940 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सामान्यतः कितने दिन लगते हैं, तो कितने दिन लगते हैं, तो इसका आंसर की बात करें तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 365 दिन लगते हैं। अब वही बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो कादम्बरी की रचयिता की बात करते हैं बाण भट्ट इसके रचयिता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यानी कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और सपोर्ट करें। इससे भी अच्छा और हम आगे करने का प्रयास करेंगे। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।